दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य प्रोमिला काजी की लिखी कहानी मोरपंखी डायरी। विश्वास ही नहीं होता कि माँ नहीं रही। कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि वो बिना कुछ कहे सुने मेरे जीवन से यूं चली जाएंगी। उनकी मौत से एक दिन पहले ही तो फोन पर खूब बातें हुई थी हमारी। माँ तो कितना शांत और खुश लग रही थी। कौन सोच सकता था कि वो हमारी आखिरी बातचीत होगी। माँ, तुम क्यों चली गई? बारामदे की सीढ़ियों पर बैठकर मैं बिलख पड़ी। गले में कई दिनों में जमी रुलाई को मानो बाहर आने का रास्ता मिल गया हो। चेहरे को हथेलियों से ढांपे मैं जाने कितनी देर यूं ही बैठी रही। शाम हो गई थी। मैं उठकर माँ के कमरे में आ गई थी और खामोशी से जाकर उसकी इजी चेयर को सहलाने लगी। उसे गए 15 दिन हो गए थे, लेकिन इस कमरे में आने की हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। पापा के जाने के बाद कहने को वो अकेली थी, लेकिन मुझे लगता था पूरा घर भरा है। 5-7 महीने में जब भी फुर्सत मिलती मैं ड्राइव करके यहाँ आ जाती। उस छोटे से कॉटेज में चारों तरफ चीड़ के इतने पेड़ थे कि दूर से घर दिखाई देना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इधर उधर घूमती टहलती सूती साड़ी पहने माँ दूर से दिख जाती तो जान में जान आती। कितनी बार माँ को कहा था कि यहाँ ताला लगा के मेरे साथ आ जाए, लेकिन वो हंस के रह जाती। तुम ऐसे आती रहा करो बिन्नी, अब मैं तो ये घर नहीं छोड़ सकती। कितनी यादें हैं यहाँ। जहाँ भी बैठ जाऊं उनको चुनने समेटने में ही दिन गुजर जाता है। मुझे चिंता रहती है तुम्हारी। मैं बेचैन हो जाती। चिंता मत किया करो, मैं ठीक ठाक तो हूं और ये पारो है ना मेरी देख रेख के लिए। माँ मुस्कुरा देती। लेकिन अब पिछले 15 दिन से पेड़ों की साए साए में भरा मन और आंखें लिए मैं और पारो किसी प्रेत से घूम रहे थे। उस रोज सुबह से ही मैं और पारो कमरे की सफाई में लगे थे। माँ का कमरा, चारदीवारी में उनकी महक, उनकी यादें समेटे हुए। तकिया के नीचे से चाबी निकाल के उनकी अलमारी खोली। वहां कपड़े कम, किताबें ज्यादा थीं। माँ और किताबें, एक एक करके शेल्फ खाली करते हुए मैं हैरान थी। टैगोर, प्रेमचंद, शरदचंद, शिवानी के साथ साथ मंटो, कीट्स, वर्ड्सवर्थ भरा पड़ा था वहां। माँ पढ़ती थी ये सब। स्टोरीज, पोएट्री, क्या नहीं था। लगभग हर किताब में पेंसिल से अंडरलाइंड कोट्स थे और कई जगह माँ की राइटिंग में कुछ न कुछ लिखा था। और किसी किसी किताब में विद लव रंजन लिखा था। कौन है ये रंजन? मैंने तो ये नाम पहले कभी नहीं सुना। माँ की किताबों में पाया वो नाम रंजन मेरे लिए अनजान था। मैं थोड़ा बेचैन हो गई। अलमारी तलाशने लगी। तभी आखिरी शेल्फ को खाली करने लगी तो एक बेहद खूबसूरत मोरपंख सी नीली मखमली डायरी मेरे पैरों के पास आ गिरी। हाथ में डायरी पकड़े मैं अजीब कश्मकश से गुजर रही थी। इस कमरे में कई रातें मैंने माँ के साथ बिताई थीं, लेकिन मेरा ध्यान कभी इन किताबों की तरफ नहीं गया। आज सामने किताबों का अंबार था और उनके बीच पड़ी थी वो मखमली डायरी। झुककर बड़े एहतियात से मैंने उसको उठा लिया। अपने दुपट्टे से उस पर जमी धूल को साफ करके खोला तो एक खूबसूरत मोरपंख पहले ही पन्ने पर फंसा था, जिस पर हरी स्याही से लिखा था, खुद को जानने के लिए कभी खुद से खुद को मिल लेना चाहिए। उसके नीचे बारीक अक्षरों में माँ का नाम लिखा था, मीरा। दरवाजा बंद करके मैं धड़कते दिल से डायरी पढ़ने बैठ गई। बिना तारीखों की छोटी छोटी सी गुफ्तगू, मानो माँ ने जो किसी से नहीं कहा उसे लिखकर खुद को बता दिया हो। शादी ऐसी होती है, जिसके साथ साथ फेरे लेते हैं वो सारे दुख तकलीफें बांट लेता है। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उनके कमरे में आने का पता मुझे उनके मुंह से आने वाली तेज भभक से पता चलता है। साथ में सोए इंसान को मैं बस ताकती रहती हूं कि शायद आंख खुलने पर मुझसे कुछ पूछ ले। बात करने वाला कोई नहीं। दम सा घुटने लगा है। बात करने का कोई मौका मिलता ही नहीं। मैं आगे पढ़ने को बेचैन होने लगी। माँ की डायरी में उनकी माँ का जिक्र था। माँ कहती हैं मारता है ना। मैं सर हिला देती। कुछ सोचते हुए फिर पूछती हैं किसी और के साथ रिश्ता रखा है क्या?
मैं फिर इनकार कर देती हूँ। माँ के चेहरे पर अपने लिए हैरत देखकर चुप रह जाती हूँ। मन की चोटों का दर्द दर्द नहीं होता क्या? मेरी आंखें माँ के उस अनदेखे दुख से भीग गईं। मैं आगे पढ़ने लगी। घर लौटे थे तो बताया था, होश ही नहीं था मेरी बात सुनने का। बार बार कोशिश की तो गला पकड़कर बारामदे में छोड़कर दरवाजा बंद करके सो गए थे। हाँ, हाथ नहीं उठाया था। मैं सन्न रह गई। पापा माँ पर हाथ भी उठाते थे। आगे लिखा था, आज पहली बार शादी की खुशी इतनी थी कि संभाले नहीं संभल रही थी। मैं माँ बनने वाली हूँ। आत्मा पर पहली बार ठंडे ठंडे छींटे पड़े थे जब नन्ही गुड़िया को नर्स ने मेरे हाथों में थमाया था। लगा जिस अपने की तलाश कर रही थी वो आ गई है। मेरे होठों पर भी एक नन्ही सी मुस्कान आ गई थी। ये मेरा जिक्र था। दीदी, डिनर में नूडल बना दूं? मैंने चौक के पीछे देखा तो पारो खड़ी थी। माँ भी तो कभी ऐसे ही दरवाजे पे खड़ी होकर पूछती थी, बिन्नी नूडल बना दूं? मुझे रुलाई आने लगी। कितना मुश्किल है उन बातों से गुजरना जिन्हें माँ जी कर गई थी। दोबारा डायरी उठाकर सामने जो पन्ना खुला उसे पढ़ने लगी। लिखा था, रंजन की बातें सुनती हूं तो हिम्मत मिलती है, पर क्या वो सब मैं कर पाऊंगी जो वो कहते हैं? इतना तो समझ रही थी कि रंजन माँ के करीब थे, लेकिन माँ ने कभी बताया क्यों नहीं उनके बारे में? क्या पापा के अलावा भी कोई था उनकी जिंदगी में? कहानी जब तक किसी और की होती है हमें अच्छी लगती है, लेकिन ऐसी कोई कहानी जब हमारे अपने किसी की होती है तो हम उसको जानने से कतराने लगते हैं। सच कहूं तो मुझे डर लगने लगा था। जाने माँ का ये कौन सा रूप था जो मेरे सामने आने वाला था। डायरी पर लिखे उसके नाम पर उंगलियां फेरते हुए मन हुआ कि कहीं से माँ लौट आए और मुझे पहले की तरह खुद से चिपटा कर कहे, बिन्नी काहे परेशान हो रही हो? आओ आ जाओ बाहर चादर बिछा के आसमान को ताकें। और मैं खिलखिला पड़ूं। लेकिन अब माँ थी कहाँ? बस एक खालीपन था जो रह रहकर मेरे गले में गांठ बनकर जम जाता। कितनी मुश्किल थी उसके बिना घर की कल्पना भी। जी चाह रहा था ये डायरी फेंक दूं और माँ का हाथ पकड़कर कहूं कि मुझे नहीं पढ़ना कुछ भी, तुम सब बताओ मुझे। मुझे याद है कई बार बात करते करते माँ थोड़ा ठहर जाती और कहती, बिन्नी इस बार तो रुकेगी ना बेटा? और मैं कहती, कहाँ माँ, बस कल शाम होने के पहले निकल जाऊंगी। सच तो ये था कि जब भी वो कुछ कहने को होती तो मेरे पास सुनने का वक्त ही नहीं होता था। डायरी सीने पे रख के कुछ कुछ बातें अब याद आ रही थीं। 10-11 साल की रही होंगी। उन दिनों की माँ कुछ अलग थी। पापा के ऑफिस से आने के पहले ही मुझको कमरे में सुला देती। देर रात कभी गाड़ी की आवाज से नींद खुलती तो लगता कि पापा आ गए हैं। कई बार चीजें टूटने की आवाज या जोर जोर से किसी के बोलने की आवाजें आती, लेकिन नींद इतनी गहरी होती कि कुछ समझ नहीं पाती। यदि पापा जल्दी आ भी जाते तो मुझे बड़े दुलार से पुचकारते और कहते, बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, माँ की तरह गंवार नहीं बनना है। कहकर माँ की तरफ बड़ी हिकारत से देखते। माँ वहां से हट जाती। फिर मेरा सर थपथपाकर मुझे कमरे में भेज दिया जाता। कितनी रातों को माँ को अपने कमरे में सोते देखकर क्यों नहीं समझ पाई थी कि कुछ तो गलत था दोनों के बीच। डायरी पढ़ते हुए कुछ कुछ परछाइयों सा याद आ रहा था मुझे। उस दिन इतवार था शायद। पापा घर में ही थे। मैं अपने कमरे में टीवी देख रही थी कि कुछ आवाजों से चौंक कर बाहर आई। देखा तो पापा चीख रहे थे। माँ के रोने की दबी दबी आवाजें आ रही थीं। फिर पापा माँ का हाथ पकड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। मैं सांस रोके खड़ी रही, लेकिन उसे बाहर करके जब उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया तो मैं रोते चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन पहुंचने से पहले ही पापा का झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे गाल पे आ पड़ा। उस रोज पहली बार मुझे लगा था कि पापा गंदे हैं। जिसने जीते जी अपने सारे दुख छुपा कर रखे थे, वो सारे एक डायरी एक एक करके मेरे सामने रखती जा रही थी। पापा के बाद माँ कितनी अकेली हो गई होंगी ये क्यों नहीं देख पाई मैं। डायरी पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब नींद लग गई। जब आंख खुली तो धूप सर पे आ चुकी थी।
भरे मन से बिस्तर से उठी तो डायरी नीचे गिर गई। शायद सीने पे रखे रखे ही सो गई थी। उसे उठाकर रखा तो माँ का फ़ोन नज़र आया। एकदम से ख्याल आया कि रंजन अगर माँ के इतने करीब थे तो कोई ना कोई मैसेज या उनका नंबर तो होगा उसमें। मैंने तेज़ी से फ़ोन उठा लिया और फिर एक पल ठिठक गई। माँ की प्राइवेसी में ऐसे झांकने में मुझे कुछ संकोच हुआ, लेकिन फिर पारो को चाय का बोलकर मैं फ़ोन लेकर बरामदे में पड़े तख्त पर जाकर बैठ गई। स्क्रॉल करते ही रंजन नाम देखकर मेरी धड़कन एक पल ठहर गई। कॉल हिस्ट्री में देखा तो आउटगोइंग कॉल माँ के जाने वाले दिन की ही थी, लेकिन वक्त तो उनकी मृत्यु के बाद का था। किसने की थी वो कॉल? पारो, बैठो ज़रा। एक बात बताओ, किन्हीं रंजन को जानती हो? हाँ दीदी, कुछ ही दूर तो रहते हैं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मतलब माँ के पास आते जाते रहते थे? नहीं दीदी, यहाँ कभी आए नहीं। बस जिस दिन अम्मा गुजरी थी उस दिन पहली बार बाहर तक आए थे। मैंने ही फ़ोन किया था उनको। कहाँ रहते हैं? रेलवे के फाटक के उस पार। पारो ने हाथ से सामने की तरफ इशारा किया। तुम कैसे जानती हो? अम्मा कई बार जब मछली बनाती थी तो एक डब्बा उनकी तरफ भिजवाती थी, खुद नहीं जाती थी। ना, वो घर से जाती कहाँ थी कभी। पारो सर हिलाते हुए बोली। उठो, चलो मेरे साथ। बिजली की तेज़ी से उठकर मैं गाड़ी में जा बैठी। थोड़ी देर बाद मैं रेलवे लाइन पर बने उस इकलौते कॉटेज का दरवाज़ा खटखटा रही थी। दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ, भीतर से आवाज़ आई। रंजन जी? सामने कैनवस पर झुककर रंग भर रहे उस व्यक्ति ने पलटकर कुछ देर तक मुझे देखा, फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आहा, बिन्नी! उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि मैं हैरान रह गई। कैसे पहचाना मुझे? मीरा बताती रहती थी, और उस दिन तुमको देखा भी था। मैं आया था जिस दिन वो चली गई। एक पल लगा उनकी आंखें भर आई हैं। थोड़ा संभल कर सामने पड़े मूढ़े की तरफ इशारा करके बोले, बैठो ना। कैसे जानते थे आप माँ को? अपनी अधीरता पर मुझे शर्म आ रही थी। सोच रहा हूं कि सच बताऊं या नहीं, पर लगता है कि सच जानने ही आई हो, वरना यहां तक नहीं आती। जो भी है, जैसा भी है, आप बस सच ही बताएं मुझे। बिन्नी, सच बहुत अच्छा नहीं है। तुम्हारी माँ मुझे इसी रेलवे ट्रैक पे मिली थी। सामने आ रही ट्रेन के नीचे कूदने जा रही थी। क्या? मेरे हलक में कुछ अटक गया। माँ अपनी जान देने जा रही थी। मैं रंजन जी को ताकने लगी। उनकी आंखें जैसे शून्य में कुछ ताकने लगी थीं। शायद वो दिन उनकी स्मृतियों से कभी गया ही नहीं था। बचपन इतना लापरवाह और साफ होता है कि कुछ स्मृतियां चाहे तो सोख ले और ना चाहे तो कुछ याद न रखे। उस कड़वाहट भरे दिन के कुछ ही महीनों बाद मुझे हॉस्टल भेज दिया गया। छुट्टियों में आती तो माँ के उदास चेहरे पर कुछ खिलखिलाहट दिखती। दिन भर खूब घूमते हम। माँ सैंडविच, लेमनेड, अंडे, नमकीन पैक करके किसी भी चाय के बागान में चादर बिछा देती और हमारी पिकनिक हो जाती। तब भी मैं ही बकबक करती। नए दोस्त, नई क्लासेस, कितना कुछ होता था बताने को, और माँ चुपचाप मुस्कुराते हुए सुनती रहती। माँ काफी बदली बदली दिखती थी। उसे हमेशा बिखरा बिखरा ही देखा था, लेकिन अब वो बहुत प्यारी लगती थी। बड़े सलीके से गूंथी लंबी सी चोटी, छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल। कभी ना दिखाई देने वाली हंसी भी अब चेहरे पे घर बना के बैठ गई थी। जितने दिन मैं रहती, रात भर कमरे में ही सोती। आज उसी कमरे में बिना उसके इस डायरी के जरिए मैं उसे पहली बार बोलते सुन रही थी। मैंने घड़ी में वक्त देखा। रात के 2 बज गए थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं उठकर अपने लिए चाय बनाकर दोबारा डायरी खोलकर बैठ गई। लिखा था, कभी बड़ा मन होता है कि रंजन को कहूं कि जिंदगी कैनवस नहीं होती कि उस पे अपनी इच्छा के रंग भरे जाएं। लेकिन जानती हूं कि वो यही कहेंगे कि बिल्कुल होती है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा अपना कैनवस है और उसमें केवल तुम ही मनचाहे रंग भर सकती हो। सच कहूं तो मुझे इन बातों पर यकीन करने को जी चाहता है। वक्त आजकल किसी धीमी चल रही घड़ी सा लगता है। बिन्नी की छुट्टियों में अभी भी कितने दिन बचे हैं। मेरी आंखें बार बार भर रही थीं। अपनी गोदी में रखी माँ की साड़ी से आंसू पोंछने में बड़ी राहत मिल रही थी।
मैं आगे पढ़ने लगी। बदबू से भरी सांसों की आदत नहीं हो पा रही, न ही अपमान सहने की। 15 साल हो गए हैं आज। इस बार बिन्नी को बता दूंगी रंजन के बारे में, फिर उसके साथ ही जाऊंगी कभी मिलने उनसे। जानती हूँ रंजन किसी थैंक्स के लिए मेरे जीवन में नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ तो मैं भी करूँ ना अपनी ओर से। माँ ने लगातार पापा के लिए भी लिखा था। डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर अब भी पीना नहीं छोड़ेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जिसे मौत का डर नहीं उसे डॉक्टर कैसे डराएंगे। और मुझे जैसे उस बदबू की, अपमान की इतनी आदत हो गई है कि उसके बिना मैं जीना भूलने लगी हूं। मैंने पापा को सालों बीमार देखा था और उनसे दूर भी रही, इसलिए शायद उनके जाने का इतना सदमा नहीं लगा था। और माँ, उन्होंने न जाने कैसे खुद अकेले ही ये दुख भी झेल लिया था। मेरा मन भारी होने लगा। मैंने अगला पन्ना खोला। क्यों चाहने लगी हूं कि मुझे भी कोई कंधा सर रखने को मिल जाए ताकि जी भर के रो पाऊं। इन दिनों रंजन बहुत याद आ रहे हैं। ये शायद माँ के मन का सबसे सीला पन्ना था। कई बार किसी सच से हम इतना डर जाते हैं कि झूठ को मुट्ठी में दबाकर उसे ही सच मानने लगते हैं। अब मुट्ठी खोलने का वक्त आ गया था। मुझे सच चाहे कैसा भी हो जानना ही था। माँ, आत्महत्या? कब? मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। तुम्हारे हॉस्टल जाने के कुछ महीने पहले, ट्रेन आने के ठीक पहले ही खींच लिया था मैंने और अंदर ले आया था। एक गहरे अंधेरे में थी वो उस वक्त। बस कोई हाथ पकड़ने वाला चाहिए था जो उसको बाहर निकाल पाता। तो शायद इस काम के लिए नियति ने मुझको चुना। जहां इस वक्त तुम बैठी हो ना, वहीं बैठी थी वो भी। 2 घंटे थी मेरे साथ। बस इन्हीं 2 घंटों में उसके जीवन का पूरा सफर जान गया था मैं। आई थी तो टूटी बिखरी सी थी, लेकिन लौटते में वादा देकर गई थी कि लड़ेगी अपने लिए, तुम्हारे लिए। और हाँ, माफ करना, बाद में मैंने ही उसे सुझाया था कि तुमको बाहर पढ़ने भेज दे। वो सर झुका कर बोले, आप दोनों अक्सर मिलते थे? अरे बाबा, अपनी माँ को नहीं जानती हो तुम बिल्कुल भी। रंजन ऐसे हंस रहे थे मानो माँ वहीं कहीं बैठी सुन रही हो। जब उसे घर छोड़ के आया तो जबरदस्ती नंबर मांग लिया था ताकि उसकी खैरियत जानता रहूं, लेकिन मिलना तो दूर, वो तो फोन पे भी बात करने को तैयार नहीं थी। लेकिन मैं लगातार फोन करता रहा अंत तक। वो बताया करती थी अपने बारे में। मैं उस पर खूब नाराज होता, इतना कि कभी कभी माफी मांग कर उसको मनाता। पर मेरी नाराजगी जायज थी ना बिन्नी? तुम बताओ, किसी शराबी से बचने का ये कौन सा तरीका था भला? असल में वो इतनी अकेली थी कि किसी से कुछ शेयर करना उसे आता ही नहीं था। रंजन हंसने लगे, जैसे कुछ बहुत ही प्यारी यादें अब तक उनका हाथ थामे थी। तुम्हारे पिता के चले जाने के बाद मैंने कहा था उसे कि अब बचे खुचे साल अपने लिए खुशियां तलाश ले। सच बोलूं तो प्यार करने लगा था उससे, लेकिन उसने हंसते हुए कहा था, माओ को कभी प्यार व्यार नहीं करना चाहिए रंजन, बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती है। मैं सन्न होकर बैठी सुन रही थी। एक अजनबी इंसान उसे मुझसे ज्यादा जानता था और मैं बेटी होकर भी उसके अंदर की स्त्री से कभी मिल नहीं पाई। रिश्तों को पकड़ कर रखने वाले हम मुझसे आगे अपनों को जानते ही कितना है। रंजन जी उठे, मेरे सर पे हाथ रखा और बोले, तुम उसे केवल माँ समझकर प्यार करती रही, लेकिन मैंने उसके अंदर की स्त्री को देखा, जाना था। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि वो मोरपंख सी कोमल स्त्री तुम्हारी माँ थी। फिर वो माँ की तरह ही मुझको गाड़ी तक विदा करने आए। गाड़ी में बैठने से पहले पलटकर मैं उनके दोनों हाथ पकड़कर फपक पड़ी और वो अपने बहते आंसुओं से बेखबर तब तक हाथ हिलाते रहे जब तक उनकी आंखों से गाड़ी ओझल नहीं हो गई। बस इतनी सी थी ये कहानी।